नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से इस वक्त कैसे संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह। साथ ही खबरों वाले शेयर्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। कल तो हमने देखा कि भारतीय बाजारों की जो क्लोजिंग रही है वो कमजोरी के साथ यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन आज जो क्यूज मिल रहे हैं वो थोड़े ठीक ठाक हैं ग्लोबल मार्केट से। कल हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में हमने देखा कि यूएस मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और एशियाई बाजारों पर भी अभी शुरुआती संकेत देखें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव संकेत ही दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हरे निशान में है, 19,600 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजार और कोरिया के बाजार भी हरे निशान में है। हांगकांग के बाजार 2% ऊपर इस वक्त दिख रहे हैं। जापान के बाजार में भी करीब 2% की तेजी है, 600 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। हालांकि चीन के बाजार देखेंगे तो वो हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। अब आगे ये भी समझ लेते हैं कि आज के लिए ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं और किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। जो ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है उसको लेकर किस तरह के डेवलपमेंट और अपडेट आ रहा है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर संकेत की बात करें, ग्लोबल संकेत काफी अच्छे दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजार कल जो भी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उस चिंता से अमेरिकी बाजार की जो शुरुआत हुई थी काफी नीचे के लेवल पे हुई थी, फिर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और करीब करीब 400 पॉइंट की डाउ जोन्स में रिकवरी दिखी और क्लोजिंग लेवल पे भी दिखे तो लोअर लेवल से अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स करीब करीब 350 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए। इसी तरह की रिकवरी नैस्डैक और S&P 500 में भी दिखी और आज फ्यूचर्स मार्केट से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। करीब करीब 50 अंकों की तेजी यहां से भी दिख रही है। और साथ ही जो यूएस फेड की तरफ से जो उनके अधिकारियों की तरफ से जो बयान आए हैं उससे संकेत साफ मिल रहे हैं कि जो नवंबर की जो उनकी बैठक होगी, फेड की बैठक होगी, वहां भी ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना है। और ट्रेडर्स का जो सर्वे कह रहा है उसमें 86% ट्रेडर्स ऐसा मानते हैं कि नवंबर में ब्याज दरें स्थिर रहेंगी। बाकी यूरोप और एशियाई बाजारों की बात करें तो यूरोप के बाजारों में भी कल अच्छी रिकवरी दिखी थी। लोअर लेवल से आप देखें गिरावट के साथ शुरुआत हुई, हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे आपको लगेगा कि रेड जोन में बाजार दिख रहा है, लेकिन रिकवरी काफी शार्प रिकवरी थी। एशियाई बाजारों को भी वहां से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजार में निक्केई की बात करें तो 2.5% तक की तेजी आज दिख रही है, शानदार तेजी। ज्यादातर एशियाई बाजार अच्छी तेजी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से भी अच्छे संकेत है। कच्चा तेल काफी अहम होता है इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से। कल 4% से ज्यादा की तेजी दिखी, 88 के ऊपर चला गया था। आज दबाव है, आधे % तक की गिरावट यहां पर दिख रही है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, यहां पर भी नरमी दिख रही है, 105.75 के आसपास आ चुका है। यहां पर नरमी है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर जब भी ऊपर जाते हैं तो एफआईआईज की बिकवाली इमर्जिंग मार्केट में बढ़ती है और वो हम देख भी रहे हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड में भी आज नरमी दिख रही है। 4.65% के नीचे यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आ गया है। तो अब तक के जितने भी संकेत आज मिल रहे हैं सभी अच्छे मिल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि शुरुआत अच्छी होगी दिन के दौरान या क्लोजिंग किस तरह की होगी, क्योंकि बाजार तो काफी अनसर्टेन दिख रहा है जिस तरह के ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है ऐसे में, लेकिन शुरुआत अच्छी होने की उम्मीद पूरी लग रही है। पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अच्छी शुरुआत की उम्मीद है। हालांकि दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल का जो की चिंता है वो बाजार पर बरकरार रहेगी, लेकिन कल हमने उसका असर देख लिया था। एक नीजर्क रिएक्शन की बात की जा रही थी, वो तो कल बाजारों ने दिया। अब वहां से आज रिकवरी दिखाई दे रही है अक्रॉस द मार्केट और उससे आज माना जा रहा है कि भारतीय बाजारों की भी जो शुरुआत है वो अच्छी रह सकती है। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है। कैश मार्केट में एफआईआईज की लगातार बिकवाली जारी है और कल भी 997 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज कल करके गए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि 14वें दिन से ये बिकवाली चल रही है। अब तक 9,500 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज कर चुके हैं। लेकिन कैश मार्केट में घरेलू निवेशकों की तरफ से सपोर्ट है और देखिए कल खरीदारी का आंकड़ा था करीब 2661 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन में भी बिकवाली का ही आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईआईज की तरफ से। तो यहाँ पर बिकवाली के आंकड़े हैं तो एफआईआईज की तरफ से तो कमजोर संकेत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, लगातार बिकवाली वहां पर बनी हुई है। लेकिन इन सबको देखते हुए आज भारतीय बाजारों के लिए कौन से अहम सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल होंगे ये एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कहता है?
आपके सामने रखी थी कि वेरी इमीडिएट रिएक्शन शायद मार्केट दे दे, लेकिन उसके बाद मार्केट में ना ही एग्रेशन है ना ही डिप्रेशन है। मार्केट को ये इसराइल वाली खबर से कुछ खास अभी कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा वो स्टॉक स्पेसिफिक हुआ है, वो शायद आगे भी रहेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अपने आप में काफी अहम है और काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बात हमने कल भी आपको नोटिस कराई थी और आपने कल देखा कि कल मार्केट ने फिर से बड़ी मेहनत के साथ अपने आप को किसी तरह से 19,400 के ऊपर ही रखा और उसने उस लेवल को भी टेस्ट तक नहीं किया, बल्कि 19,500 के आसपास आके क्लोज भी कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक इशू होगा या मैक्रो इवेंट होगा तो उसमें बैंकिंग काउंटर सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो क्रूड होता है। क्रूड वर्सेस बैंक चलता है मार्केट में हमेशा, और क्योंकि कल क्रूड के अंदर सडन फॉल आया, राइज आया था, तो बैंक के अंदर आना ही था। बट बैंक निफ्टी भी आज अपने आप को टेम्पर कर लेगा, ठीक कर देगा, और ये करीब 44,000 के लेवल के आसपास अगर एक बार वापिस से आ गया तो आप वहीं पे खड़े हो जिस जगह पर आप करीब पहले 5, 7, 10 दिन पहले थे। तो इस 10 दिन में जितनी भी नेगेटिविटी आई है, चाहे डॉलर इंडेक्स की आई है, चाहे इसराइल की खबर आई है, चाहे यूएस से डाटा है, चाइना बंद था, बड़ा जो भी आप बोलना चाहें, वो सब इसके अंदर डिस्काउंट हो गया। और हमने एक वर्ड आपके सामने कई बार बोला है कि मार्केट बहुत खूबसूरती से 19,500 के आसपास आके सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो एब्जॉर्ब वाला उसका जो नेचर हो गया है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आपको रिटर्न्स तो नहीं दे रहा, बट आपको फॉल भी नहीं दे रहा है, इसलिए शॉर्ट करने से आज भी बचना चाहिए, शॉर्ट करना ही नहीं चाहिए। 19,400 500 आपका मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। 650 पे पहले रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर 800 पे रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये अभी आप उसी रेंज के अंदर हैं। और मैं अपने डाटा के एनालिसिस पे ये बात बोल भी सकता हूँ कि शायद अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी 1 से 2 दिन कभी कम से कम और दे दीजिए ग्लोबल जियोपॉलिटिकल्स को और मार्केट्स को भी, क्योंकि वो अभी डाटा प्री मेच्योर वाली कंडीशन में, अभी मेच्योर ही नहीं हुआ, तो आपको कोई इंडिकेशन नहीं देगा। दूसरी बात, एफआईज की लॉन्ग पोजीशन वो 26% है। अभी आप एफआईज के कैश के आंकड़े पढ़ते, अगर आप पहले फ्यूचर्स में आंकड़े जाके चेक करेंगे तो ऑप्शंस को छोड़ के ज्यादातर सेगमेंट्स में उन्होंने बाय भी किया है, तो उनकी होल्डिंग्स अभी भी 26% लॉन्ग है। ये अब घटना बंद हो गई है, ये अच्छा साइन है, बट बढ़ नहीं रही है, इसलिए आपको मार्केट के अंदर फील गुड नहीं हो रहा है। लेकिन आज भी आप शायद रेंज में रहेंगे। बैंक निफ्टी के लिए एक बार 44,000 आ गया तो फिर 44,300 500 का एक रेजिस्टेंस होगा। पहला सपोर्ट 43,800 का, जिसने इसने कल टेस्ट किया है, वो इसका इंट्राडे लो भी था और क्लोजिंग के आसपास भी था, तो आप इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं। और एक और बात, अगर आज किसी को पुल बैक खेलना है तो भले वो खेले, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम कम रखना है, ऑप्शंस के अंदर काम नहीं करना, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर कल सडन फॉल दिखाया, आज हो सकता है गैप के साथ सडन राइज आ जाए, तो आप फंस सकते हैं अगर आपका दाव ठीक नहीं लगा हुआ है। तो हेज करके काम करना है तो ठीक है। एक और चीज, अभी 10 तारीख 11 तारीख से अर्निंग्स शुरू हो जाएंगी, तो आप अर्निंग्स के लिए वेट कर सकते हैं। ऑलरेडी 10 तारीख आज हो चुकी है, तो आप अर्निंग्स के लिए भी प्ले धीरे धीरे करना शुरू कर सकते हैं मार्केट में। ओके, थैंक यू टिम्पी ये सारे अपडेट देने के लिए। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के अहम सपोर्ट लेवल्स आपको बताए, और फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। वॉर का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन का इम्पैक्ट कितना है, उसको पहले 1-2 दिन देखेंगे, और अब नतीजे भी शुरू होने वाले हैं, उसके बाद आप इंडेक्स पर कोई राय बना सकते हैं। फिलहाल ये उतार चढ़ाव का माहौल जारी रहेगा इंडाइसेस में, लेकिन ऐसे मार्केट में फिर ट्रेड कहाँ करें ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ रणनीति देने के लिए फिनवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स तो हमने समझे, लेकिन ऐसे में किन शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जिस हिसाब से हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखी, तो उस हिसाब से एक यहाँ पे मेरी तरफ से जो ट्रेड है वो बाय और एक सेल का ट्रेड बनता है। यहाँ पे आपको HDFC बैंक है, वहाँ पे सेल करके चलना है। स्टॉक ऑलरेडी अपनी एक करेक्शन फेज में चल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो बन रही है उसके स्विंग से हमें सेल करना है। आप 1515 के प्राइस से यहाँ पे सेल करिए। टारगेट इसका जो रहेगा वो 1480 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 1530 का मेंटेन करने के चलना है। दूसरा यहाँ पे जो है वो टाटा कंज्यूमर का स्टॉक है। स्टॉक में ऑलरेडी अगर हम देख रहे हैं तो एक यहाँ पे अपवर्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आप 880 के प्राइसेस को बाय कर सकते हैं 910 के टारगेट के लिए, और आपको 865 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। ओके, थैंक यू ध्वनि समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करिए, लेकिन HDFC बैंक में बिकवाली आ सकती है। और जिस तरीके से कच्चे तेल के हम चाल देख रहे हैं, दूसरी तरफ बैंकिंग स्टॉक्स कमज़ोर हो रहे हैं, तो HDFC बैंक में अब बिकवाली का ट्रेड नज़र आ रहा है 1480 के लेवल्स के लिए।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे और खबरों वाले शेयर समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है मैं बताऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस में, ये जो होते हैं सितंबर क्वार्टर के चेंजेस आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं स्पेशली जब मार्की इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप्स में, तो उनमें जो है रैली देखने मिलती है या ऑलरेडी उस स्टॉक्स में वो चल चुके रहते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें ज़रूर रडार में रखिएगा। प्रकाश इंडस्ट्रीज़ में नई एंट्री हुई है दो बड़े इन्वेस्टर्स की, मुकुल अग्रवाल और डॉली खन्ना। एक का 1.4 स्टेक है, मुकुल अग्रवाल का नाम आया, या डॉली खन्ना का 1% स्टेक आया। यानी इसके पहले उनका स्टेक 0% या 1% से नीचे था, तो पहली बार इनका नाम जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने मिला है। दूसरा स्टॉक प्रेसिडेंट कैमशाफ्ट, यहाँ पे अजय उपाध्याय ने 10 बेसिस पॉइंट से अपना स्टेक बढ़ा के 2% कर दिया है। वही जेंसॉल इंजीनियरिंग में नई एंट्री आई है और यहाँ पे मुकुल अग्रवाल का जो स्टेक है ऑलमोस्ट 1.64% स्टेक आ रहा है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट में भी कार्नेलियन फंड के जो है अपनी स्टेक बढ़ाई है, 70 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 2.75% कर दिया। अब याद रखिए जो कार्नेलियन फंड है वो प्रमोटेड है विकास खेमानी द्वारा। कैप्साइट इंफ्रा में भी जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के कन्वर्जन के बाद मुकुल अग्रवाल का जो स्टेक है वो 3.67% जो है बढ़ चुका है, उतना ज़्यादा 8% उनका स्टेक हो चुका है। तो ये सारे स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा और ये स्टॉक्स में जो है मूवमेंट भी दिन के ट्रेड में देखने मिल सकती है। तो ये सबसे पहले पूजा आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस का टोटल अपडेट था। ये तो बात हुई शेयर होल्डिंग पैटर्न की, लेकिन उसके अलावा भी ढेर सारी कंपनी से रिलेटेड खबर है और Q2 अपडेट हैं। शरद, उनके बारे में भी कुछ बताइए। जी बिल्कुल, अब जो है अर्निंग सीजन स्टार्ट भी हो गया, लेकिन 2 Q2 के अपडेट्स है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है कीस्टोन रियल्टर्स यानी कि रुस्तम जी, जो आप कह सकते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन बेस्ड प्लेयर है। यहाँ पे देखेंगे तो प्री सेल्स बहुत शानदार आए है, 49% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। और याद रखिए फिनिक्स मिल्स एकमात्र जो है आप कह सकते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट और मॉल्स वाली कंपनी है। इनकी अगर बात करें तो इनके रिटेल कंजम्पशन में स्ट्रेंथ देखने मिला है, 20% का ग्रोथ आया है। और उनकी एक छोटी सी रियल्टी बिजनेस है, वहाँ पे भी जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। ऑक्यूपेंसी लेवल स्ट्रॉन्ग है और ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, तो इसके कारण जो है बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है और जो Q2 अपडेट है स्ट्रॉन्ग आई है। तो रुस्तम जी और फिनिक्स मिल्स दोनों ही रियल एस्टेट के ओवरऑल सेगमेंट्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। पहला अर्निंग्स अनाउंस हुआ है वो है KPI ग्रीन का। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू में जो है लगभग 35% का ग्रोथ आया है, पैट में भी 23% का इंप्रूवमेंट, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स हैं। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो NL, DB कॉर्प, जागरण प्रकाशन, ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि एड बेस रेट होते हैं जो प्राइवेट FM रेडियोज़ की, गवर्नमेंट ने उसे बढ़ा के 43% कर दिया। अब याद रखिए ये सारे स्टॉक्स स्पेशली जो है इलेक्शन सीजन के पहले भले ही प्रिंट हो रेडियो हो, उनके ऐड रेट्स बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण उनकी जो अर्निंग्स होती है, मोमेंटम होती है स्टॉक में, उसमें भी तेज़ी देखने मिलता है। तो इन स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। वेल्सपन इंडिया, इंडोकाउंट, हिम्मत सिंह का साइड, ये सारे स्टॉक्स जो है पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकते हैं, क्योंकि जो US इंपोर्ट होती है होम टेक्सटाइल्स की, उसमें मंथ ऑन बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने मिला है। और ये जो सेगमेंट्स जहाँ पे इंप्रूवमेंट आई है वो आई है कॉटन शीट और टेरी टावल्स में। तो इसके कारण ये जो कंपनीज़ हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं US में, तो एक पॉजिटिव डेटा देखने मिले। और US का याद रखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी फेस्टिव सीजन जो US की होती है, हॉलीडे सीजन जिसको कहा जाता है, उसके ऑर्डर्स जो है पहले जाते हैं इंडिया से। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के भी एक यूरोपियन क्लाइंट का 10 वेसल्स का ऑर्डर है, पॉजिटिव रिएक्शन है। जीनस पावर की बात करें तो 3000 करोड़ का जो है उससे ज़्यादा का ऑर्डर मिला है। CGDs यानी कि गुजरात गैस, IGL, MGL फोकस में रहेंगे और उन पे पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि जो CNG की व्हीकल्स होती है, जो इनके गैसेस लेते हैं CNG के गाड़ियाँ, इनकी जो पैसेंजर व्हीकल की मार्केट शेयर है वो डबल डिजिट हो चुकी है। और सितंबर में व्हीकल सेल्स जो थे ऑल टाइम हाई देखने मिली, 71% ग्रोथ। यानी कि अगर CNG की जो व्हीकल सेल्स बहुत स्ट्रांग है तो CNG का डिमांड भी ऑफकोर्स जो है अच्छे देखने मिलेगा। इसके कारण गुजरात गैस, IGL, MGL में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस डेटा के बारे में बात करें तो HDFC एक्साइड लाइफ के ऑलमोस्ट मिले जुले नंबर्स आए हैं। ICICI प्रू के जो है वीक नंबर्स आए हैं, नेगेटिव आया है उनका सितंबर न्यू बिजनेस प्रीमियम। SBI लाइफ का देखें तो 16% ग्रोथ है और LIC का जो है 27% से ज़्यादा का गिरावट है, यानी कि वीक अपडेट आए हैं। और मैक्स लाइफ स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करें तो यहाँ पे न्यू बिजनेस प्रीमियम लगभग 24% बढ़ा है। आखिर में मैं बस
जोमेटो के भी बारे में बताऊंगा कि स्विगी के कुछ डिलीवरी राइडर्स हैं मुंबई में, वो स्ट्राइक पे गए हैं। तो ऑफकोर्स ये डुओपोली मार्केट है, तो जोमेटो को जो है थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, पर ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव और ये की डेवलपमेंट्स आ रही है, तो इस पर भी हम जो है जुड़े रहेंगे। लेकिन ये सारे बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे हैं, स्पेशली मंथ अपडेट्स को लेकर। लेकिन सारा फोकस जो है अर्निंग सीजन में होने वाला है जाते हुए। थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें थी आज जिस पर कि हमारा फोकस रहे। अब चलिए नजर डालते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। वामाक्षी जुड़ चुकी है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि सितंबर में अगस्त के मुकाबले मॉडरेशन ज़रूर नज़र आया था, मगर ये लार्जली एक्सपेक्टेड था। SBI लाइफ और HDFC लाइफ ने प्राइवेट सेक्टर को आउटपेस किया है फॉर द थर्ड मंथ इन अ रो। SBI लाइफ का बेहतर प्रदर्शन रहा है एस्टिमेटेड इंडिविजुअल और टोटल APE पार्ट में। HDFC लाइफ का प्रदर्शन इंडिविजुअल APE में बेहतर रहा है, मगर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने लैग किया है दोनों ही सेगमेंट्स में। इसके अलावा अगर हम देखें फार्मा सेक्टर भी फोकस में रहेगा। मैक्वारी का कहना है कि ड्रग शॉर्टेजेस नजर आई है US में जो बढ़ रही है। हाई इंटरेस्ट रेट्स के चलते जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए हेडविंड्स नजर आ रही है। कंपटीशन भी स्लाइटली रिड्यूस हुआ है पहली बार के लिए इन द पास्ट डेकेड, और इनफैक्ट कंपनीज जिनके पास मीनिंगफुल US जेनरिक एक्सपोजर है, करंट डिसरप्शन से उनको फायदा हो सकता है। तो उनका पैकिंग ऑर्डर है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला और लुपिन। उन्होंने आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। औरोबिंदो फार्मा, लुपिन, एल्केम, सिप्ला, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज पर अंडर परफॉर्म की राय आ रही है उनकी तरफ से। जाइडस लाइफ साइंसेज पर और इप्का लैब्स पर इनकी तरफ से न्यूट्रल की राय है। आखिर में हम फोकस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अर्निंग्स डिलीवरी और फ्लैटनिंग नेट डेट के चलते अपकमिंग अर्निंग्स को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अर्निंग्स आने वाले हैं वो करीब 25% ईयर ऑन ईयर और 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट 2/3 ऑफ दिस ग्रोथ लार्जली एनर्जी वर्टिकल से आ सकती है, फॉलोड बाय रिटेल। सो ऑल इन ऑल मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपनी ओवरवेट की राय को तो बरकरार रखा ही। टारगेट प्राइस दिया है 2821 रुपीस प्रति शेयर का। ओके, तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वन्ना भारती जुड़ चुकी हैं। वन्ना, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में एक काफ़ी बड़ी तेज़ी आई इंट्राडे के लिहाज से अगर देखें तो उसके बाद थोड़ा स्टेबल होता हुआ नज़र आया। अब यहाँ पर कैसे राय देंगी क्रूड में ट्रेड करने की? जी गुड मॉर्निंग पूजा। काफी नीजक रिएक्शन आया था एक कल के मार्केट में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के बाद, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संभला हुआ मार्केट है, नीच में है। ये हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि कच्चे तेल में अब जो तेजी आनी थी वो आ गई है। सेक्शन के बाद फिर से तेजी की उम्मीद यहाँ पे की जा रही है, तो मेरे ख्याल से 7250 तक एक रेजिस्टेंस जो है वो MCX क्रूड फेस कर सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी लग रहा है कि प्राइसेस एक बार करेक्शन डिप आता है तो फिर से बाइंग रिटर्न आएगी और $88 तक प्राइसेस आएगा। लेकिन ज्यादा रिएक्शन यहाँ पे नेचुरल गैस में आ रहा है और वहां पे लग रहा है कि प्राइसेस में ब्रेकआउट हुआ है और वहां पे बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो 282 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 295 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 276 का। ठीक है, तो ये है राय कच्चे तेल पर। इसके अलावा वरना सोने चांदी पर भी राय दीजिए। वहां पर क्या कोई ट्रेड देख रही हैं आप? जी काफी स्ट्रांग मूव यहाँ पे आई है और गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आई है डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के अलावा। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में फिर से बाइंग रहेगी और कॉमिक्स का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टेशन में भी ये ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से 57,450 के करीब 500 के करीब एक बाइंग करनी चाहिए। 57,750 से लेके 57,850 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 57,325 का। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे क्लोजिंग 57,825 से ऊपर होती है तो मुझे लग रहा है 58,000 तक का जो लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है गोल्ड में। थैंक यू वन्ना समय देने की रणनीति सुझाने के लिए। तो आज आप नेचुरल गैस में पर नजर रखिए। 295 का टारगेट, स्टॉप लॉस 276 का, ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। सोने में भी खरीदारी करने की ही सलाह। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जाते जाते आपको SCI के CMD BK त्यागी ने क्या कहा युद्ध के असर को लेकर, ये आपको एक बार सुनवा देते हैं। SCI के लिए एक बहुत बड़ा मैरीटाइम प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होने वाला है। आदरणीय मंत्री साहब ने आज डिक्लेयर भी करा है
और इसमें SCI के लिए कार्गो कैरिंग के काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिखाई दे रही हैं। इवन SCI जो हमारे जहाज रिपेयर्स होते हैं, बिल्ट होते हैं, उनके लिए भी एक हम नए इसमें MOUs करने वाले हैं। तो ये केवल SCI के लिए नहीं, जितने भी ट्रेड पार्टनर हैं मेरी टाइम इंडस्ट्री में, सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप सब लोग आए इसमें 17, 18, 19 अक्टूबर को इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी कंपनियों को बढ़ावा दें। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म आप सबके लिए है। SCI ने कोई आपके टॉक्स ऑलरेडी जारी किए गए हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, कई सारे डेलीगेट्स आने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बता सकें? हमारे ऑलरेडी कई MOU तो हमने फाइनल करके रखे हुए हैं। सर कितने होंगे? ऑलरेडी 5 MOUs हमारे लगभग तैयार हैं, पर उनकी अभी फाइनल फिनिशिंग चल रही है। कुछ हमारे फॉरेन डेलीगेट्स, फॉरेन पार्टनर्स भी आ रहे हैं, उनके साथ में हमारे फेस टू बिजनेस मीटिंग होने वाली है।